Hello champs, I hope you all are doing great. So again on popular request मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Redemption of Debentures chapter से related ये video series. A lot of you were saying कि मैं आपको Redemption of Debentures chapter करवाऊँ because this is there in your CUET syllabus and you have not studied it for your class 12th exams. So your wish is my command. Okay, then this chapter is actually a very detailed, is a very long chapter. ये आपके क्लास 12 में भी हुआ करता था, but after COVID, due to rationalization of syllabus, this was deleted. ये आप आगे चल के पढ़ेंगे in your BCom also and CA IPCC में भी काफी डिटेल में आप ये चैप्टर पढ़ते हैं. So in short, इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, बट जो आपके लिए रेलेवेंट है वो लिमिटेड है, तो आपको कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. बहुत ही मजे से आराम से हम ये चैप्टर खत्म करेंगे एंड विल ऑल्सो प्रैक्टिस द इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. राइट, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. नाउ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मैं इसका बेसिक मीनिंग आपको बताती हूँ. जैसे आपको पता है कि एक कंपनी जब नॉर्मल लोगों से, हम लोगों से, पब्लिक से अगर लोन लेती है, पब्लिक से कंपनी लोन ले रही है, बोरोइंग कर रही है, तो बदले में कंपनी इनको इशू करती है डिबेंचर्स. दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो कि आप पढ़ते भी हो. यहाँ पे कंपनी के पास पैसे आते हैं. नाउ आफ्टर 3 years 5 years हमें मतलब कंपनी को ये लोन वापस करना होगा, रीपेमेंट करनी होगी. राइट, सो कंपनी हैज टू रीपे दिस लोन टू द पब्लिक, and that is actually the redemption of debentures. This repayment of loan is called redemption of debentures. So this is a simple thing to understand. इसे हम redemption of debentures कहते हैं. अच्छा, इन बिटवीन हर साल हम डिबेंचर होल्डर्स को क्या पे करते रहते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. ठीक है, तो वो तो है ही, दैट कैन बी पेड हाफ ईयरली, ईयरली. कंपनी पेज टू द डिबेंचर होल्डर्स, बट जब फाइनल रीपेमेंट होती है उसे कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. नाउ आई डोंट थिंक इट शुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्रिशिएट कि यहाँ पर कंपनी को रिडेम्पशन के समय पैसों की जरूरत पड़ेगी. राइट, फंड्स की जरूरत पड़ेगी. तो जो कंपनीज एक्ट है वो कंपनीज से कहती है कि क्योंकि तुम्हें रिडेम्पशन पे काफी सारे पैसे चाहिए और तुम प्रूडेंट हो, तो पहले से ही तैयारी शुरू करके रखो, पहले से ही तैयारी कर लो, पहले से ही कुछ पैसे सेट असाइड करके रखो इन द फॉर्म ऑफ अ रिजर्व, विच इज कॉल्ड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. आई रिपीट, कंपनीज एक्ट कहती है कंपनीज से कि क्योंकि तुम्हें रिडेम्पशन के समय काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और क्योंकि हम प्रूडेंट हैं, इसलिए पहले से ही तैयारी करके रखो, पहले से ही कुछ पैसे सेट असाइड करके रखो. एंड वो जो पैसे सेट असाइड करके रखोगे दैट विल बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. और जो हम यहाँ पे रिजर्व बनाते हैं उसका नाम होता है डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. नाउ ये कैसे बनाते हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इसमें हम कितने पैसे रखते हैं, एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट. ओके, चलो देखते हैं. सो यहाँ पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में एक छोटा सा नोट पढ़ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है. Where debentures are issued by a company, the company will create a debenture redemption reserve out of profits which are available for payment of dividend, and the amount credited to such account, which is actually the reserve, shall not be used for any purpose other than the redemption of debentures. इसका क्या मतलब है? I'll give you an example. जैसे मान लेते हैं ये मेरे प्रॉफिट्स हैं. ठीक है, अब क्योंकि यूट्यूब तो कोई पैसे देता नहीं है तो इन्हीं को प्रॉफिट्स मानना पड़ेगा. ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे प्रॉफिट्स हैं और ये प्रॉफिट्स फ्री है. आई कैन यूज दिस फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. ठीक है, अब कहीं मैं सारे प्रॉफिट्स डिविडेंड देने में ना लगा दूं, इसलिए कुछ प्रॉफिट्स ना आप साइड में रख लो और उन पे लॉक लगा दो, उन पे लॉक लगा दो सो दैट यू डू नॉट यूज दीज प्रॉफिट्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो यही होता है क्रिएशन ऑफ डीआरआर, कि वो प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड
उनमें से कुछ पैसे सेट असाइड कर दो और उन पे लॉक लगा दो दैट यू विल नॉट यूज दिस except for the purpose of redemption of debentures, and this locked reserve is called DRR, right? I hope this is clear to you. Okay, तो बेसिकली आप कुछ प्रॉफिट्स को सेट असाइड कर रहे हो और उस पे लॉक लगा रहे हो एंड उसी को हम कहते हैं DRR, ठीक है? अब DRR जब हम बनाते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं DRR, तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दैट, वो मैं आपको बताती हूँ. लाइक अभी आपने पढ़ा था कि वो प्रॉफिट्स, इसमें एक और चीज लिख लो, या फ्री रिजर्व्स. फ्री रिजर्व्स मतलब ऐसे रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, लाइक जनरल रिजर्व. आप बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या एक फ्री रिजर्व है? नहीं, क्योंकि उसके तो पर्पसेस डिफाइंड है एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट. आप पढ़ते हैं, राइट? द पर्पसेस फॉर विच एसपी मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड. तो वो एक फ्री रिजर्व नहीं है. तो फ्री रिजर्व्स वो होते हैं जिसमें से आप डिविडेंड पे कर सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व. तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. वैसे ये मैंने ऊपर भी लिखा था. तो इन रिजर्व्स में से कुछ पैसा आप सेट असाइड कर देते हैं और उस पर लॉक लगा देते हैं और उसे बोल देते हैं DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. ओके जी. नाउ DRR क्रिएट करने की जर्नल एंट्री क्या है? नाउ वी विल राइट द जर्नल एंट्री फॉर द क्रिएशन ऑफ DRR. तो DRR एक रिजर्व बन रहा है और रिजर्व्स की तो क्रेडिट नेचर होती है, राइट? तो हम इसे क्रेडिट करेंगे अपनी जर्नल एंट्री में, क्योंकि रिजर्व बन रहा है. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को हम क्रेडिट कर रहे हैं. अंडरस्टैंडेबल? ओके. तो हम किस में से ये रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं? प्रॉफिट्स या फिर फ्री रिजर्व्स में से. सो दैट वुड बी, जैसे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में से कुछ पैसा सेट असाइड कर दो, इसको आप डेबिट कर दो. वैसे इसकी क्रेडिट नेचर होती है, बट क्योंकि इसमें से पैसा कहीं और जा रहा है, दैट्स व्हाई डेबिट. देन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल. सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल, जो आपने इस साल प्रॉफिट अर्न किया है, राइट? उसको आप यूज कर सकते हैं. देन अनदर कुड बी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. ये आपके लिए एक नया नाम है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. आपने ये शायद पहले नहीं सुना होगा, बट दिस इज ऑल्सो अ रिजर्व जो हम यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो, अंडर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन की कंपनीज कोशिश करती हैं कि वो मोर और लेस एक स्टेबल डिविडेंड पे करें. तो उसके लिए भी वो कई बार एक रिजर्व बनाती हैं, ताकि अगर डिविडेंड ज्यादा कम पड़ रहा है तो इस रिजर्व में से हम पे ऑफ कर सकें. सो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो इसे हम यूज कर सकते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ DRR ऑल्सो. सो दिस इज द बेसिक जर्नल एंट्री फॉर द क्रिएशन ऑफ DRR. आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है. जनरल रिजर्व में से पैसा यूज कर सकते हो. सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल, जो इस साल के प्रॉफिट्स हैं उन्हें यूज कर सकते हो, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को यूज कर सकते हो फॉर द क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि ठीक है, DRR क्या होता है समझ में आ गया, DRR की एंट्री क्या होती है या ये कैसे क्रिएट होता है समझ में आ गया. बट नाउ how much amount is to be set aside in the form of DRR. ठीक है, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. तो ये भी हमें कंपनीज एक्ट बताती है along with the companies rules. So rule 18 subsection 7 of the companies, देखो रूल्स के भी नाम होते हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स अमेंडमेंट रूल्स 2019. तो देयर वाज अ मेजर अमेंडमेंट इन द ईयर 2019. उन रूल्स के अकॉर्डिंग अब हम ये देखेंगे कि किस कंपनी को कितना DRR बनाना होता है. ओके, तो ये रूल्स हमें कहते हैं कि जो बैंक्स होते हैं, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच आर रेगुलेटेड बाय RBI, एग्जाम्पल NABARD, that is an all India financial institution regulated by RBI. तो जो बैंक्स होते हैं या AIFI होते हैं,
क्योंकि इन पे पहले ही इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, पहले इतनी सारी रेगुलेशंस इन्हें फॉलो करनी पड़ती हैं जो आरबीआई कहता है, तो इन्हें डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन्हें डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बैंक्स या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which are regulated by RBI, they are not required to create DRR. Now, because ये हमें रूल्स ने बताया है तो हमें इनको याद रखना पड़ेगा। Then other financial institutions, बाकी जो financial institutions होते हैं which are not necessarily in the form of a bank, उन्हें क्या DRR बनाना होता है? The answer is no, उन्हें भी DRR बनाने की requirement नहीं होती। Then listed companies, आपको पता है listed companies जो stock exchange पे listed है, उन्हें हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और अदर। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, इंडिया बुल्स, देन पीएनबी का भी एक हाउसिंग फाइनेंस का सेगमेंट है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, राइट, और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो इनको भी डीआरआर नहीं बनाना होता, इनको भी डीआरआर नहीं बनाना होता, इनको भी डीआरआर नहीं बनाना होता, जो अदर लिस्टेड कंपनीज हैं। तो बनाना किसको होता है फिर, अभी देखते हैं। अनलिस्टेड कंपनीज में भी हमने 3 कैटेगरीज की हैं, एनबीएफसी, एचएफसी और अदर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या अदर्स। तो इसमें भी इन्हें भी डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन्हें भी डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ अदर्स यानी जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज हैं, जो एनबीएफसी नहीं है, जो एचएफसी नहीं है, उन्हें डीआरआर बनाना होता है। और कितना बनाना होता है? 10%। 10% ऑफ व्हाट, आई जस्ट टेल यू, एक बार यहां तक देख लो। तो मतलब इतनी सारी जो हमने बातें की कि डीआरआर बनाना है, वो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इस टाइप की कंपनीज को बनाना है, बट इसी में बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, राइट। सो 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, यानी जितने भी डिबेंचर्स आपने रिडीम करने हैं उनकी फेस वैल्यू का 10% आपको डीआरआर क्रिएट करना है। अब ये 10% ही क्यों है बच्चे? ये रूल है, ये लॉ है, तो हमें इसे इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। So 10% of the nominal value of outstanding debentures, this is the amount of DRR that you have to create, and only if you are an other unlisted company. ठीक है, यहां तक आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे की बातें करते हैं। ओके जी, देन नेक्स्ट बात ये है कि कंपनीज एक्ट कहती है कि ठीक है, तुमने डीआरआर बना दिया, तुमने कुछ पैसे सेट असाइड करके रख लिए हैं, गुड, दिस इज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बट एक बात और है, अगर तुम कहीं इन्वेस्टमेंट करो और रिडेम्पशन से पहले उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दो, तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, फिर तुम कंफर्टेबली डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हो। डोंट यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया? हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर रिडेम्पशन से पहले उन्हें सेल कर देंगे और जो पैसे आएंगे उससे हम रिडेम्पशन कंफर्टेबली कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर गैम्बलिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं, वहां पे तो बहुत ज्यादा रिस्क है। हम इन्वेस्टमेंट वही करेंगे जहां पे कंपनीज एक्ट ने हमें बताया है, यानी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में। सो आई वुड रिपीट, कंपनीज एक्ट कहती है कि आपने डीआरआर बना दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बात और है कि अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में और रिडेम्पशन से पहले उन इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दो, डिस्पोज कर दो, जो पैसे आएंगे उससे आप कंफर्टेबली रिडेम्पशन कर पाओगे। डोंट यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया? यस, इसी को हम कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट किन कंपनीज को करना मैंडेटरी होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी इन 2 मिनट्स। पहले देखते हैं कि जब एक कंपनी रिडेम्पशन के पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करती है इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, तो व्हाट इज द बेसिक जर्नल एंट्री फॉर दैट? तो देखो बच्चे, बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप एज अ कंपनी, एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो हम इसे डेबिट करते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट
अकाउंट, और कंपनी की पॉकेट से अभी पैसे जाएंगे क्योंकि आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो टू बैंक अकाउंट। जो भी अमाउंट है, मुझे अभी अमाउंट नहीं पता, मैंने आपको अभी नहीं बताया है, but whenever you invest for the purpose of redemption, that is called DRI, debenture redemption investment, इसको डेबिट करेंगे क्योंकि एक एसेट क्रिएट हो रहा है और आपकी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। नाउ रिडेम्पशन से पहले हमें क्या करना चाहिए? लाइक आई सेड, इन इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देना चाहिए सो दैट आई गेट मनी। उसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट की अब पैसे आएंगे टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। देखो ज्यादा पैसे आएंगे या कम पैसे आएंगे वो अभी बाद की बात है, सिंपल बेसिक सा मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो पैसे आए और आपकी इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गई, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। सो दीज आर द टू बेसिक एंट्रीज फॉर DRI। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 3 एंट्रीज बता दी ना। वन इज रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ DRR, देन DRI जब आपने मतलब इन्वेस्ट किया है और जब आपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया है। ओके ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। नाउ आई विल टॉक अबाउट समथिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बैक टू दिस स्लाइड। यहां पर विषय, अब हम देखते हैं किन कंपनीज को DRI बनाना होता है, मतलब किन कंपनीज को डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी होती है। क्या ये वही कंपनीज होती हैं जिन्होंने DRR बनाया या कोई और हो सकती है? तो लेट अस सी। Now, again, according to Rule 18(7) of the Companies Share Capital and Debentures Rules, amendment हो चुकी है 2019 में। वो कहती है, अगेन वो यहाँ पे कह रही है कि अगर आप एक बैंक हो या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जिसे RBI ने रेगुलेट किया है, तो आपको DRI बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आप पे पहले ही इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस हैं, हमें पता है आप कोई डिफॉल्ट नहीं करेंगे। देन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी DRI नहीं बनाना। इसमें वैसे एक वेरिएशन होती है लिस्टेड और अनलिस्टेड, बट आपके सिलेबस के लिए सिंपली अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी DRI नहीं बनाने की जरूरत। देन यहां पे डिफरेंट है, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, चाहे NBFC, चाहे HFC, चाहे अदर, आपको 15% इन्वेस्टमेंट करनी है। 15% ऑफ वॉट, अभी मैंने आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहां आ जाते हैं अनलिस्टेड कंपनीज में क्या रूल है। यहाँ पे रूल है, थोड़ा सा मुझे नीचे आना पड़ेगा। यहाँ DRI की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ भी DRI की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इफ यू आर एन अदर अनलिस्टेड कंपनी तो अगेन आपको 15% DRI क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। नाउ मैं आपको लास्ट बात बताती हूँ, बट ये ज्यादा क्लियर होगी आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं कर सकती। सो दिस इज 15% ऑफ द, यू कैन राइट, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो इस साल में डिबेंचर्स रिडीम होने हैं उनकी फेस वैल्यू का 15% आपको क्रिएट करना है। एंड सेम हियर ऑल्सो, राइट। तो ये चीज भी हमें लर्न करनी पड़ेगी। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके जी, चलिए, सो प्लीज नोट दिस डाउन। Let me give you an overview of all that we have covered in this lecture. तो मैंने पहले आपको redemption of debentures का basic meaning बताया, फिर मैंने आपको DRR के बारे में बताया, जो आपको पैसे set aside करने हैं out of profits या free reserves, those which are available for distribution of dividend. ये पैसे जो set aside किए हैं, this is not used for any purpose other than redemption of debentures. DRR क्रिएट करने की एंट्री होती है जनरल रिजर्व डेबिट, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन SPL डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डेबिट टू DRR। नाउ DRR किन कंपनीज को बनाना होता है ये हमें बताया रूल 18(7) ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स, जो अमेंड हो चुके हैं 2019 में, कि अगर आप एक बैंक है या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है रेगुलेटेड बाय RBI तो आपको DRR नहीं बनाना, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो भी DRR नहीं बनाना।
अगर लिस्टेड कंपनी है, चाहे एनबीएफसी, चाहे एचएफसी, चाहे अदर, डीआरआर नहीं बनाना। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो एनबीएफसी नहीं बनाना, डीआरआर, एचएफसी नहीं बनाना, बट अदर अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना है एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स विच आर आउटस्टैंडिंग। ये क्वेश्चंस करके ज्यादा क्लियर होगा। देन कंपनीज एक्ट कहती है कि आपने पैसे सेट असाइड कर लिए, गुड, बट व्हाट इफ यू इन्वेस्ट मनी समवेयर इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज and before the redemption of debentures you sell those investments, you will get some money and you will be able to comfortably pay for the redemption. This concept is called debenture redemption investment. There are two basic entries, एक investment करने की और एक investment को dispose करने की. So debenture redemption investment account debit to bank and then bank account debit to debenture redemption investment. इसकी जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो ये है, बैंक्स या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्वेस्टमेंट नहीं करने की जरूरत, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी है तो 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे अगर आप अनलिस्टेड है, एनबीएफसी है तो जरूरत नहीं है, एचएफसी है तो जरूरत नहीं है, अदर अनलिस्टेड है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। राइट, सो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट वीडियो ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अभी हम और बातें करेंगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सपोर्ट आवर चैनल सो दैट हम ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लाते रहें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।